डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हाँ भाई, तो राजनीति क्या ना करवाए। आज से 2 दिन बाद बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी नंदीग्राम पर वोट डाले जाने हैं। जैसे महाभारत में कुरुक्षेत्र, ठीक उसी तरह बंगाल में महाभारत में नंदीग्राम। सोचिए, इसी नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों ने मिलकर टीएमसी का मजबूत किला बनाया था। और आज देखिए, उसी नंदीग्राम के संग्राम में दोनों एक दूसरे को चारों खाने चित करने की रणनीति बना रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बहुत करीब थे, कहा जाता था राइट हैंड मैन है, बहुत करीबी सिपह सालार हुआ करते थे। उनको तो मालूम है कि ममता बनर्जी कहां पर मजबूत है और कहां पर कमजोर है, और यही वजह है, इसीलिए चुनाव से ऐन पहले शुभेंदु ने ममता बनर्जी की सबसे दुखती रग पर हाथ डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि बेगम को सुनिए, बेगम को वोट दिया तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। समझ गए ना? ममता की वो दुखती रग क्या है? तुष्टिकरण। नंदीग्राम के बारे में मैं आपको ये समझा दूं कि यहां 2016 में शुभेंदु अधिकारी जीते थे, लेकिन उससे पहले इसी नंदीग्राम में 3 बार मुस्लिम विधायक बने हैं और यहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। जिनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान की एंट्री इन चुनावों में बीजेपी ने करवाई है, शुभेंदु अधिकारी ने करवाई है, तो उनको मैं बता देती हूं, पाकिस्तान की एंट्री शुभेंदु अधिकारी ने नहीं करवाई है, बीजेपी ने नहीं करवाई है, टीएमसी के शेख आलम ने करवाई है। और जब टीएमसी ने एंट्री करवा ही दी तो फिर बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर क्यों नहीं होगी? आज की हुंकार इसी पर। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए आपको। बेगम के वोट दिए मिनी पाकिस्तान হবে। कुल तृणमूल ठंडा ठंडा कुल 4 पाकिस्तान बना देंगे, ये जो मानसिकता है ये बहुत ही खतरनाक है। और ये गुंडा स्टेनगन নিয়ে চলে এসেছে আর এসে নন্দীগ্রামকে ভয় দেখাচ্ছে। वोट को माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कभी नहीं देखते, वोटर होता है। बीजेपी हारবে, बीजेपी हारবে, बीजेपी हारবে। नंदीग्राम का संग्राम अपने चरम पर है और उससे पहले एक दूसरे पर वार पलटवार भी सारी हदें तोड़ चुका है। नंदीग्राम के मुकाबले में दीदी के खिलाफ खड़े बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आर पार की लड़ाई में अब पाकिस्तान की एंट्री करवा दी है। बेगम के वोट से ना क्यों? बेगम के वोट दिए मिनी पाकिस्तान হবে। যোগী আদিত্যনাথ যেমন সোজা করেছিল আমরাও ঠিক সোজা করব। एबीपी न्यूज ने जब शुभेंदु से उनसे पाकिस्तान वाले बयान के बारे में पूछा तो अपने आरोपों पर डटे रहे। उसके साथ जो घूम रहा है, ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट खेला में जीतने के बाद पटाखा फटाता है। ये वंदे मातरम बोलने से इसको दिक्कत होता है। बंटवारा हम लोग नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी कर रहा है। ममता बनर्जी गलत हिंदू मंत्र बोल रहा है और कलमा ठीक पड़ रहा है। वैसे बंगाल के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री टीएमसी ने भी करवाई थी। पिछले हफ्ते बीरभूम के टीएमसी नेता शेख आलम ने बेहद भड़काऊ बयान दिया। তারা 30% আর তারা যারা আছেন তারা 70%। এই 70% নিয়ে তারা গদিতে আসবেন, লজ্জা করা উচিত। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করতে হয়, 4 পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের वहीं नंदीग्राम के महासंग्राम में प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया। চাইনা চাইনা ঠান্ডা করতে চাইনা, গুন্ডা করতে চাইনা, ঠান্ডা করতে চাইনা, লুকে রাখতে চাইনা। और मैं बता दूं कि आज के जो सवाल है जहन में इस पूरे नंदीग्राम के संग्राम को लेकर, वो क्या है? पाकिस्तान का नाम लेने से वोटों के ध्रुवीकरण पर असर कितना पड़ता है? ले लिया नाम किसी ने तो कैसे वोटों के ध्रुवीकरण पर असर पड़ जाता है? और क्या पाकिस्तान का नाम ले लेने से शुभेंदु को हिंदू वोट मिल जाएंगे?
क्या पाकिस्तान के जरिए शुभेंदु मीर जाफर वाले बयान का पलटवार कर रहे हैं? क्या मुद्दों की कमी की वजह से पाकिस्तान की एंट्री हो गई? और सवाल तो यह भी है कि नंदीग्राम के वहां संग्राम का अंजाम क्या होगा, दीदी या शुभेंदु अधिकारी? निखिल प्रसून प्रवक्ता है बंगाल बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा साहब टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान साहब आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एआईएमआईएम के प्रवक्ता, पेशे से वकील भी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन शारदा साहब भी एक अरसे के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, आरएसएस के जानकार हैं। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभिज्ञान प्रकाश इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल प्रसून, उनका रुख करने से पहले संजय शर्मा, अरे पाकिस्तान की एंट्री तो आप लोगों ने करवाई, आप खेलिए ना उस पिच पर, काहे चिंता करते हैं? संजय जी। संजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। निखिल प्रसून, पाकिस्तान जितवा देगा आपको चुनाव? देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। जो लोकतंत्र का जो महायुद्ध है उसकी दुदुम्भी बज चुकी है और कौरवों और पांडवों की सेना आमने सामने है। हमारे साथ इस बार नारायण भी है और नारायणी सेना भी है। हमें पाकिस्तान इत्यादि के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी ने तो ले लिया पश्चिम बंगाल की ना, सरकार आपको आवश्यकता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने तो लिया, एकदम ताजा लिया है भाई, इसीलिए तो मैं डिबेट कर रही हूँ। जी हाँ, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को अपने सरकारी कार्यक्रमों का आधार बनाया है माननीय ममता बनर्जी ने, जिस तरह इमामों को भत्ता देना, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी के जुलूसों को रोकना। अभी आपने कहा पाकिस्तान की एंट्री की जरूरत नहीं है, अभी आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। 4 पाकिस्तान बना देंगे। प्रसून साहब डिसाइड कीजिए ना। पाकिस्तान की एंट्री उन्होंने की 4 पाकिस्तान बनाने की धमकी दे करके। उनके एक नेता ने कहा कि हम लोग यहाँ 4 पाकिस्तान बना देंगे कुछ दिनों पहले, और एक मिनी पाकिस्तान का तो उनका जो एक मंत्री है उन्होंने 4 वर्ष पहले ही कहा 4 पाकिस्तान बनाएंगे आप? ये एक विडंबना ही है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज से बाज नहीं आती है। और जहां तक शुभेंदु अधिकारी के इस ताजा वक्तव्य की बात है, शुभेंदु अधिकारी जी कुछ दिनों पहले तक प्रदेश भाजपा नेताओं के इस टाइप के जो कमेंट आते थे उनका खंडन करते थे, उनकी निंदा करते थे। लेकिन आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए हैं तो इस तरह की बातें करना उनका फर्ज हो गया है। अरे शर्मा जी, मेरा सवाल तो सुनिए ना। मैं आपको ले जा रही हूँ जापान, आपको जाना है चीन। अरे शुभेंदु अधिकारी नहीं, मैं ये कह रही हूँ शेख आलम को 4 पाकिस्तान बनाने क्यों थे? एंट्री किसने करवाई? पाकिस्तान पर कोई नहीं बात कर रहा था। आप ही के शेख आलम चाह रहे थे कि हम 30 है, इन 70 का क्या होगा, हमें एकजुट हो जाना चाहिए। शेख आलम हमारी पार्टी का कोई न तो जिला स्तर का नेता है, न कोई शहर स्तर का नेता है। और शेख आलम ने जो बात कही है, हमने हाथों हाथ हमारी पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वो हमारी पार्टी के किसी पद पर नहीं है, कोई दायित्वपूर्ण जगह पर नहीं है। तो कार्रवाई क्या की है? क्या एफआईआर दर्ज करवाई आपने? नहीं, एफआईआर वगैरह सब चुनाव आयोग को दर्ज करवानी चाहिए। और हम लोगों ने अपने हिसाब से उस बात की कड़ी निंदा की है। और ऐसे व्यक्ति का हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। कहाँ की? किसने की कड़ी निंदा? हमारी पार्टी में सभी ने, हमारी पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और वो हमारा एक जिला स्तर या शहर स्तर का नेता भी नहीं है। और जिस जगह उसने ये बात कही है वो जगह हमारी पार्टी की कोई। सर तो मुझे बताइए ना, कार्रवाई क्या की है? अभी तो आप निबंध पढ़ रहे हैं, मैं कार्रवाई पूछ रही हूँ, कार्रवाई बताइए। नहीं, बात ये है कि हमने, वो हमारा पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं है, ना छोटा स्तर का नेता है। अरे सर, छोटे नेताओं पर तो आप कार्रवाई कर नहीं पाते हैं, बड़े नेताओं की आप यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं मुझे। मुझे बताइए, उस छुटभैये नेता पर आपने कार्रवाई क्या की? भाई, छुटभैया नेता हमारे इस लायक नहीं है कि हम उस पर कार्रवाई करें। अच्छा, बड़े बड़े बयान जरूर दे देंगे वो छुटभैया नेता, बड़े बड़े बयान देंगे, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करेंगे, क्यों? ऐसे बयानों को हमारी पार्टी सपोर्ट नहीं करती है। हम ऐसे किसी भी प्रकार के बयानों के सख्त खिलाफ होते हैं और ये हमने कह दिया। हमारी पार्टी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो व्यक्ति, जो लोग
भारत के संविधान के प्रति जो श्रद्धाशील नहीं सर, होगी ऐसा है। और देश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं में नहीं, जो इसके हाथ अब आप कोशिश कर हमें रहे उससे कोई हैं पता कि चला। आप यहाँ पर सत्यवादी हरिश्चंद्र दिखे। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बेहतर पार्टी कोई ना है, ऐसा आप शब्दों के लिहाज से साबित कर ले, पर देखिए, ऐसा हो नहीं पाएगा। नहीं, शेख देखिए, आलम मैं आपको बताता अपना हूं। सीना चौड़ा किए इधर से उधर घूम रहे होंगे टीएमसी का नाम लेकर। आप लोगों ने उनकी जुबान तो चुप नहीं करवाई, और शुभेंदु अधिकारी के लिए बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की एंट्री इन्होंने क्यों करवा दी। रतन शारदा, तो शेख आलम, देखिए, पाकिस्तान की एंट्री शुभेंदु अधिकारी एक सेकंड रुकिए इस रुकिए टाइप सर के बयान रुकिए, से जो भी लोग प्रवक्ता जी रहेंगे, रुक हम जाइए, उसके टीएमसी खिलाफ के रुक नहीं। जाइए। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। रतन शारदा जी, देखिए रूपिका जी, ये कटु सत्य है कि बंगाल के अंदर अनधिकृत इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा इश्यू सालों से है। आपको ये जानकारी नहीं होगी, 1992 में कलकत्ता के अंदर बांग्लादेशी मुहाजिर संघ इस नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना परमिशन के एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसपे कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। 2010 में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने स्वीकार किया कि सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी मुसलमान जो अनधिकृत आए हुए हैं, उनकी बड़ी समस्या, वो इलेक्शन हार गए। 2016 में फरहाद हाकिम, टीएमसी के बड़े नेता, उन्होंने डॉन पाकिस्तानी पेपर को कहा कि आप घबराइए मत, मेरा इलाका मिनी पाकिस्तान है। तो मिनी पाकिस्तान और इस प्रकार का इनका व्यवहार ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। मैं तुष्टीकरण की नीति पर जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हम सारे एग्जाम्पल हमें पता है किस प्रकार से मुअज्जिन को तनख्वाह देने से शुरुआत हुई और किस प्रकार के ममता जी ने कहा एक भी बांग्लादेशी कलकत्ता से बाहर नहीं जाएगा, एक भी बांग्लादेशी बंगाल से बाहर नहीं जाएगा। मैं चैलेंज करती हूँ, मैं सीए के अगेंस्ट हूँ, मैं एनआरसी के अगेंस्ट हूँ, और उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि डीएम को अधिकार मिले कि किसे नागरिकता का दर्जा दिया जा सकता है। तो बंगाल की इस प्रकार की एक बहुत बड़ी चिंता का विषय, हम केवल भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के नारों के साथ में गायब नहीं कर सकते। जब सत्ता वहां पर लोग इतना डरते हैं बात कहने को कि इलेक्शन हारने का डर होता है, तो माइनॉरिटी वोट के सामने हिंदुओं को नकारना, ये लगातार बंगाल की कई सालों की राजनीति रही है। हाँ। उसका अंत होना चाहिए। और मुझे संजय लगता है शर्मा इस पर इलेक्शन में जवाब अंत देना होगा। चाह रहे हैं, लेकिन पहले दो और मेहमान मेरे हैं। वारिस पठान, मैं चाहती हूँ एक ओपनिंग रिमार्क, क्या सोच रहे हैं आप ये तुष्टीकरण की राजनीति पर? 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आगे का ऐलान आप करने वाले हैं। देखिए रूबिका जी, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये टीएमसी, कांग्रेस और ये भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और मेरी बात सत्य होती आ रही है। बंगाल के चुनाव में आपने देखा किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है यहाँ पर। अब पाकिस्तान अगर होता नहीं तो शायद चुनाव होते ही नहीं। हर चुनाव में पाकिस्तान का नाम लेना ज़रूरी है। कभी अमित शाह ने कह दिया अगर यहाँ चुनाव का होगा तो बम फटाके पाकिस्तान के अंदर फूटेंगे। अरे छोड़ो, हमारे देश की बात करो। चुनाव हमारे देश में, और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ना ममता दीदी के पास ना बीजेपी के पास लोगों के सवाल है जो लोग उनसे पूछ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि डेवलपमेंट के लिए आप क्या करोगे। पेट्रोल, गैस, डीजल का भाव बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आपके पास क्या पॉलिसी है। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, उसके लिए आपके पास क्या पॉलिसी है। आपने जो जुमले कहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, वो तो अब तक मिला नहीं है। 15 लाख रुपया आएगा मोदी जी ने कहा, वो तो अब तक आया नहीं है। उसकी जगह पे तो यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई। अब लोगों के पास, इनके पास लोगों को देने के लिए जवाब नहीं है। रूबिका जी, वारिस पठान साहब, एक बड़ी खबर आ गई है। पूर्वी मिदनापुर के मोइना सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं अशोक डिंडा। हमला हुआ है उन पर। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। डिंडा को पीठ पर चोट लगी है। आरोप ये लग रहा है कि 50 से ज्यादा टीएमसी समर्थकों ने अशोक डिंडा की गाड़ी को घेर लिया और उनकी गाड़ी पर जमकर पथराव किया है। ये जो तस्वीर अब से कुछ सेकंड पहले आप देख रहे थे, ये देखिए दोबारा आपकी स्क्रीन पर है। ये उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो, जिसको चारों तरफ से आरोप लग रहा है कि 50 के करीब टीएमसी कार्यकर्ता थे, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। अशोक डिंडा को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनकी पीठ पर चोट आई है। ये तो रोज की बात हो गई है। बहुत जल्दी से मैं सबको सुन रहा था रूबिका। पहला मेरा 10 सेकंड का कमेंट देखिए, जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में, आप माहौल देख रही हैं, मुद्दे देख रही हैं, बयान देख रही हैं। ये सब शुभेंदु अधिकारी ने कम से कम ये तो साबित कर दिया कि 2016 में वो पाकिस्तान के साथ थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं तो पाकिस्तान आ गया। ये प्योर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, दोनों तरफ से ये प्योर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है। जितना हो सके हिंदू मुसलमान करे, ये बीजेपी के सबसे पुराने और टाइट टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं।
जितना माहौल को पोलराइज कर किया जा सकता है, दोनों तरफ से कोशिश हो रही है, उतना करे, क्योंकि जिसका वोट जितना संगठित होकर एक तरफ गिरेगा उसको उतना फायदा होने की उम्मीद है। तो अब इसको टीएमसी के आपने एक व्यक्ति का नाम लिया, वहां से शुरू हुआ, फिर शुभेंदु अधिकारी कूद पड़े, वो पाकिस्तान को ले आए। मतलब पाकिस्तान को लाने से मेरी समझ में नहीं आता बिहार से लेकर बंगाल तक कैसे चुनाव डिसाइड होते हैं इंडिया में। तो ये टोटल एटमॉस्फेरिक पॉलिटिक्स है, माहौल बनाने की सियासत। अभी रतन शारदा ये कह रहे थे कि ये सिर्फ बयानों में नहीं है ना, वो बिल्कुल लगता हुआ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। और अक्सर ये होता है कि वहां से लोगों को बुला दिया जाता है, राशन कार्ड से लेकर बाकी आइडेंटिटी कार्ड जो है दे दिए जाते हैं, और ये पॉलिटिक्स हमेशा से वहां पर चलती रही है। और इसीलिए दीदी कह रही है कि सीए नहीं लागू होने दूंगी, एनआरसी नहीं लागू होने दूंगी। रूबी का 2 पॉइंट बहुत जल्दी से यहाँ पर, उसको इतिहास में हम नहीं जा सकते, बहुत बड़ा और गहरा विषय है, मैंने खुद पाकिस्तान बहुत यात्रा की है। जो जमात पॉलिटिक्स है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की, ये फंडामेंटलिस्ट लोगों की है, आप समझ रहे हैं। तो अब बांग्लादेश का इतिहास भी हम जानते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर की स्टेट विजिट हुई है वहां पर, तो ये आप सही कह रहे हैं कि वो एरिया के माहौल का असर होता है, और इसलिए कोशिश की जाती है कि अगर हम इन मुद्दों को उठाकर वहां के माहौल को ठीक चुनाव में वोट पड़ने से 2 दिन पहले बदलने की कोशिश करें। यही मुझे साफ नजर आ रहा है दोनों साइड के पॉलिटिक्स। कितना बदल पाएंगे आप मुझे ये बताइए चुनावों को? तुष्टीकरण ममता बनर्जी की दुखती रग है, और उस दुखती रग पर अटैक कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। भाई आप लोगों के करीब ही रहे थे ना, आप लोग भी सलाम दुआ करते ही होंगे संजय शर्मा उनको, वो तो आप अलग हुए हैं आपसे। मैं एक बात बताता हूँ, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जी हैं और ये वारिस पठान साहब है, ये कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी कहती है हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। दीदी ने सभी के लिए की है, दीदी कभी तुष्टीकरण नहीं करती। भारत वर्ष के किस राज्य में आज पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा उत्सव है वो दुर्गोत्सव है। हमारे लगभग 35,000 दुर्गा पूजा कमेटियों को सरकार 50,000 करके अनुदान देती है। देश के किस राज्य में ऐसा कोई एक एग्जाम्पल है जो पूजा कमेटियों को राज्य सरकार द्वारा सपोर्ट किया जाए? हमने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, गंगा सागर धाम का पुनर्निर्माण किया है, देश के सभी क्षेत्रों में। कॉन्फिडेंस काम पर होना चाहिए ना, चंडी पाठ पर और जय श्री राम पर चिढ़ने पर नहीं होना चाहिए ना, अपने काम पर। वही बात तो वारिस पठान कह रहे हैं, और उनके चेहरे पर मुस्कान है। वारिस पठान जवाब दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। नहीं संजय जी 2 बात बताइएगा, लेकिन बाकी सारे प्रवक्ता। अगर इन्होंने इतना सब काम किया होता रूबिका जी, तो इनको चंडी पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वहां पर मोदी जी अपने पाठ पढ़ रहे हैं, अगर मैं स्टेज पे खड़े हो जाकर अपना अगर कुरान की आयत पढ़ लिया होता तो अब तक तो मैं इंटरनेशनल बन जाता, मुझे तो अब तक भेज दिए होते पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहां पर पता नहीं। मगर ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों का विश्वास इन्होंने खो दिया है। अब ये बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए इतना काम किया, मेरे पास डेटा है, कुरान की आयत पढ़ लेते पूरा डेटा है, तो पाकिस्तान भेज दिया जाता। रतन शारदा, पहली बात, अभिसार शर्मा जी ने कहा कि बीजेपी राजनीति करके बिल्कुल गलत है, आप इतिहास में नहीं जाएंगे, आप सत्य को फेस नहीं कर सकते। तुष्टीकरण की नीति किसने शुरू की? कांग्रेस ने की, कम्युनिस्टों ने की, टीएमसी ने की। और अगर उसका रिवर्स पोलराइजेशन होता है, आज आपको डर लगता है, तो उसका उत्तर आपके पास है कि आपने इस तरह की तुष्टीकरण की नीति क्यों की। जहां तक पूजा पंडाल को 50,000 देने का निर्णय है, मैं उसके विरुद्ध हूँ। सरकार ने कभी भी धार्मिक मामला नहीं पढ़ना चाहिए, ना मुअज्जिन को तनख्वाह देती, ना उन्हें पूजा मंडालों को 50,000 देने पड़ते, और ना वो वहां पर। रतन जी मैं डिटेल में आपको जवाब दे दूंगा बीजेपी की पॉलिटिक्स का, सिर्फ वेस्ट बंगाल का सवाल नहीं है। तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बीजेपी क्या पॉलिटिक्स करती है इसका डिटेल में आपको जवाब दे दूंगा, स्पेसिफिक नॉट टू वेस्ट बंगाल। शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन का मामला होगा, सिवाय पोलराइजेशन के और कुछ नहीं करती बीजेपी जब चुनाव की राजनीति में आती है। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। नहीं आप हंसिए या वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये राजनीति जो है इसके लिए बहुत अरसों से, सालों से, डेकेड से जानी जाती बीजेपी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मेरे लिए तो भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये जो सोनार बांग्ला था, उन्होंने नहीं कहा कि बांग्लादेशियों को हम यहाँ शरण देंगे। अगर वो राजनीति शुरू नहीं होती तो आज बीजेपी इस तरीके से काउंटर ना कर रही होती उस तरह की पॉलिटिक्स। अरे पहले मेरा नाम तो सही जानिए, किस तरफ झुकाव का मत बताइए आप मुझे, पहले मेरा नाम जानिए क्या है। बांग्लादेशियों को नागरिकता देंगे। टीएमसी ने कहा
किसने कहा सीए नहीं आएगा? अरे आप TMC लोग ने तो भी कहा। बता रहे थे क्या सोनार CA बांग्ला भारत के विरुद्ध देने है? वाले थे, क्या सोनार CSP बांग्ला से वापस आ गया मुसलमानों पाकिस्तान, के विरुद्ध है शुभेंदु CA? अधिकारी मुझे बोलने बताइए, लगे, इसका दूसरे जवाब साइड क्या भी है? बोलने लगे। क्या तो किसी कुल भारतीय मिलाकर इसी मुसलमान पर चुनाव को हो रहा है, इसको CA का एक्सेप्ट नुकसान हो करिए। रहा है क्या, जिसके ऊपर सारी राजनीति चली? यही तो चुनाव में हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करिए। ओके, यही तो रियलिटी है। कहा सोनार बांग्ला, कहा गया सोनार बांग्ला, वापस आ गया पाकिस्तान। उसके पहले 10 साल से कम्युनिस्टों ने हार मानी, टीएमसी ने हार मानी इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट। उसका बीजेपी से जोड़ेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कोई कहने से घबराता क्यों है? संजय शर्मा, रतन शारदा जी रुकिए, रतन शारदा जी रुकिए। संजय शर्मा, घबराहट किस बात की है? हमें बिल्कुल घबराहट नहीं है। घबराहट भारतीय जनता तो पार्टी फिर सीए लागू करने से चिंता की लकीर आपके पेशानी पर क्यों है? हमारी पेशानी पे कोई बल नहीं है। भाजपा आसाम में क्या कहती है और बंगाल में क्या कहती है, ये वो तय कर ले कि दोनों राज्यों में एक बात कहनी है कि यह दोनों राज्यों की जनता को मिसगाइड करना है। हमारा जो काम है हम वो करते हैं। बंगाल में सर्वधर्म समभाव का शासन है, सभी के लिए काम होता है। जवाब दीजिए निखिल जी। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से अरे विकास करिए ना, आप क्यों पंडों को ये प्रधान है, मुस्लिम को ये प्रधान है, यहाँ पर धार्मिक सभी के मामले लिए पैसे काम बांट के होता मत है। बांटिए, आप एक विकास करिए। एक करके बीजेपी के कार्यकर्ता। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक जो किसान सम्मान निधि का धन था 8400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में नहीं जाने दिया, तो जल जीवन मिशन की जो बात आती है उसमें से 1900 करोड़ रुपए में मात्र 400 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। 1000 करोड़ रुपया जो अम्फन के लिए आया उसकी बंदर बांट कर दी गई। आयुष्मान भारत योजना में जो 2/3 पैसा भारत की सरकार देने के लिए तैयार थी उसे यहाँ की सरकार ने नहीं लेने दिया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सबसे नीचे है। अरे निखिल जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसका आपको नहीं, बहुत आभार कि आपने इतने आंकड़े याद किए, बहुत आभार कि आप इस मसले पर अभी संजय जी से जवाब ले रहे हैं। पर सच्चाई तो ये है ना कि बयान जो है वो पाकिस्तान पर दिए जा रहे हैं और जो आरोप है, जो हमला है, वो सीधे तौर पर दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति पे किया जा रहा है ना? तो निखिल जी बताइए ना, उस पर या तो उस पर चुनाव हो रहा है या इस पर चुनाव हो रहा है। नंदीग्राम इस वक्त महाभारत में जैसे कुरुक्षेत्र पश्चिम बंगाल में, वैसे नंदीग्राम दीदी वर्सेस दादा है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पुरानी सीट छोड़ दी, नंदीग्राम में चैलेंज अपने पुराने सिपहसालार को किया, और बात अब पाकिस्तान पर आ गई है, बात अब शोभा मजुमदार की मृत्यु पर आ गई है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजय शर्मा जी, ये बताइए कि नर्वसनेस है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। 10 साल जनता के लिए जो काम हुआ है उस दिव्य चेतना से बंगाल की जनता ओतप्रोत है, और आने वाले तो ये बताइए कि सीट बदली क्यों? में भारी मतों से नहीं, सीट बदलने की बात नहीं है। सीट बदलने का कारण ये था कि नंदीग्राम आंदोलन जो दीदी की राजनीतिक कर्मभूमि रही है, और नंदीग्राम से दीदी की बहुत सारी यादें जुड़ी है। नंदीग्राम आंदोलन को दीदी ने अपने यादों में शुभेंदु अधिकारी भी होंगे। नहीं, शुभेंदु अधिकारी सहित काफी लोग थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम को जिस तरीके से अपने आप पर अपना ही आंदोलन बताना शुरू कर दिया था, तो ये जरूरी था एक ऐसे व्यक्ति को जिसको दीदी ने बड़ा नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। भाई आपके यहाँ पर नहीं, आपके यहाँ पर एक छोटे नेता थे ना, वो दीदी ने सब कुछ दिया था। आज उसी शुभेंदु अधिकारी के लिए मिथुन चक्रवर्ती, देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आप रोड शो कर रहे हैं, तादाद में भीड़ वहां पर पहुंची, और इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ कि नर्वस हैं क्या आप लोग? नहीं, हमारा सुझाव तो ये है कि आज प्रधानमंत्री जी को भी आ जाना चाहिए था। निखिल जी जवाब दीजिए, नहीं रह जाती, पूरी ताकत झोंक दीजिए, कॉन्फिडेंट है दीदी। अगर आप नर्वस नहीं है तो मुख्यमंत्री महोदय, मुझे बड़ा दुख पड़ा कि हमारे कार्यकर्ता उन्होंने फोन किया और उन्होंने उनसे यह अनुरोध किया कि वो वापस उनके पास चले आए। अरे जिन ईमानदार कार्यकर्ताओं की बदौलत आप सत्ता में आई थी, 10 साल तक आपने उनकी सूद नहीं ली, आज आप जब हारने जा रही हैं तो उनसे कह रही हैं कि हमारा समर्थन करें। देखिए वो कितना ईमानदार कार्यकर्ता था, जो कि जस से मस्त नहीं हुआ। दलाल जैसे लोग थे उनका तो आपने कनेक्शन ऊपर तक रखा, गोलेबाजी का पैसा देते थे,
इसी वाक्य के साथ एक वाक्य और हुआ था जिसमें आपकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बात की थी और ये तय हुआ था ये संजय शर्मा जी एक बात बताइए मुझे, दीदी ने फोन किया कि नहीं किया? अनुरोध करेंगे उस कार्यकर्ता को दीदी ने फोन किया कि नहीं किया? रुकिए एक सेकंड निखिल जी, दीदी ने फोन किया कि नहीं किया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे दीदी मत जब से बताइए। नंदीग्राम आई हाँ, है, ये नाम है, जवाब दीदी जब से नंदीग्राम आई है, हमारे हजारों पुराने बीजेपी कार्यकर्ता ज्वाइन टीम में वापस किए आ उस गए। कार्यकर्ता को फोन किया कि नहीं किया? आ जाओ मेरे पास। किया था, हाँ दीदी की उस कार्यकर्ता से बात हुई है। क्यों डर लग दीदी रहा से है उस दीदी को? कार्यकर्ता की बात हुआ है उसी, देखिए अभी आपको थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में बताना पड़ेगा। दीदी के नंदीग्राम में आने के बाद टीएमसी के जो पुराने कार्यकर्ता जो एक समय शुभेंदु अधिकारी और उनके टीम के चक्कर में, उनके टीम की ज्यादती के चक्कर में पार्टी से जरा दूर हो गए थे, ऐसे हजारों लोग पार्टी में वापस आ गए। ये भी उसी कड़ी का एक चीज है, इसी के लोगों ने इसी हजारों के लोग कहीं भले ही वापस आ गए हो, ये भाई साहब तो नहीं आए ना, इन्होंने तो दीदी को मुंह पर मना कर दिया। अच्छी उन्हीं बात है, हजारों ये बात कार्यकर्ताओं में से कुछ तो अच्छी वारिस बात पठान है। की पार्टी शायद ज्वाइन कर गए होंगे। क्यों वारिस पठान? यस बिल्कुल, दीदी फोन कर रही है, इसके माने क्या है? ये देखिए रूबिका जी, दीदी एक फोन मिनट एक करिए, मिनट को इसके खामोश बारे कराइए। में रूबिका जी संजय जी सुनिए, रुकिए, संजय जी दीदी रुकिए। में घबराहट तो उसी दिन से शुरू हो गई थी। दीदी में घबराहट तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जब उनको पता चला कि एमआईएम भी वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है और उन्होंने शुरू कर दिया बोलना कि बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। जबकि हमने उनको एम्पिरिकल डेटा बताया, बताइए दीदी हम तो पहले एमपी का चुनाव नहीं लड़े थे, तो आप 18 बीजेपी के एमपी क्यों जीत गए? अभी आपके इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या हमको पूछ के जा रहे हैं? तो घबराहट बोखलाहट उनमें थी। बीजेपी में भी घबराहट देखिए, ये तो इस हद तक पहुंच गए हैं कि एक महिला का अपमान करते हैं। देखिए हमारा दीदी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और रहेगा, हम उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, मगर हम किसी महिला को ये नहीं बोलते कि साड़ी, एक मिनट, जो साड़ी हमारा इंडियन कल्चर का हिस्सा है, मोक्ष की महिला को जो हमारी माँ की बराबर की है, उसको ये नहीं बोलते कि आप साड़ी छोड़ दीजिए और बरमूडा पहनिए। ये महिलाओं का अपमान नहीं करते। चुनाव लड़िए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होना चाहिए, हमारा भी है, डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री होना चाहिए, मगर इस हद तक गिर के, इस हद तक ऊंचाई पर जाकर अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। देश देख रहा है कि महिलाओं का किस तरह आप अपमान करते हो। और उसी दिन नीतीश ने वहां पे दिखा दिया बिहार की असेंबली में किस तरह महिला एमएलए को मारा गया था। तो ये देश भूलेगा नहीं। हमारी महिला एमएलए को इस तरह अगर मारेंगे तो आम नागरिक का क्या होगा देश में? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कैसा पढ़ाएंगे? जब बेटियों को लाठियों से मार रहे हो आप लोग, कैसा पढ़ाएंगे बेटी को? कैसा बचाएंगे बेटी को आप? ये चुनाव में सब लोगों ने देख लिया, देश ने इनका असली चेहरा। ये बीजेपी के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए कि बोलने के लिए साड़ी छोड़िए, बरमूडा पहनिए। अगर कोई इनकी माँ बहन को कहेगा कैसा लगेगा? अगर कोई इनकी माँ बहन को कहेगा कैसा लगेगा? नहीं बताइए मेरी बात। अरे हमारा भी ममता दीदी से फाइट है, हमारा भी डिफरेंस है, हम भी उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, मगर हम किसी महिला का अपमान नहीं करते। महिला का सम्मान करना सीखो। पहले महिला का सम्मान करो, उसके बाद चुनाव के अंदर आओ और लोगों को जवाब दो। विकास के लिए क्या करोगे आप? जवाब दो लोगों को। लोग जवाब मांग रहे हैं। रोजगार के लिए क्या करोगे आप? पाकिस्तान, अरे क्या पाकिस्तान को भूल जाओ, पाकिस्तान को छोड़ दो। पाकिस्तान नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला। देश का वोटर समझदार हो चुका है, देश का वोटर उसी के साथ जाएगा, उसको रोजगार देगा, उसको विकास देगा। हम रूबिका जी एक ऑप्शन की तरह उभर रहे हैं, हम एक अच्छे ऑप्शन की तरह आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में। दो सीटों पे क्या ऑप्शन नहीं था, हम वो दो ऑप्शन सीटों पर प्रोवाइड क्या कर रहे ऑप्शन? हैं, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे दो सीटों पे कोई ऑप्शन होता है क्या वारिस भाई? जीतेंगे अब, जीतेंगे। दो सीटों पर क्या आप सीएम बन जाएंगे? है ना, असद भाई क्या सीएम बन जाएंगे दो सीटों पर चुनाव लड़के? आपको इन्फॉर्म करेंगे रूबिका जी। अच्छा, नहीं सीट पे लड़ेंगे, आगे जब डिक्लेयर करेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सदर साहब के थ्रू। निखिल जी रुकिए, आपकी आवाज में कुछ परेशानी है निखिल जी, मैं दुरुस्त करा के आपके पास आऊंगी। ओके वारिस भाई रुक जाइए एक सेकंड, रतन शारदा जवाब देंगे। अरे आवाज गया नहीं है। वारिस की दोगली जबान तो बहुत नोन है, मैं बहस को इधर उधर होने नहीं देना चाहता, लेकिन एक मौलाना ने अभी पिछले हफ्ते ऐसा एक बयान दिया है कि जो अपनी औरतों को ढककर नहीं रखते, और उन्होंने बहुत भद्दी गाली दी। उसके बारे इन्होंने वारिस ने कुछ बोला, ओवैसी ने कुछ कहा। सवाल ये है, बड़ी बात यह है कि मैं ममता जी की बात में इज्जत करता हूं। कोई भी अगर महिला को अपमान करेगा मैं उसका खंडन करता हूं। चलिए आप खंडन करिए दिलीप घोष की बात का। आप दिलीप घोष की बात का खंडन करिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए दिलीप घोष की बात का, माफी मांगिए नीतीश कुमार की हरकतों का, माफी मांगिए नीतीश कुमार की हरकतों का, जो उन्होंने वहां पे बिहार की असेंबली में महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए।
बीजेपी को चैलेंज किया, उन्होंने नंदीग्राम से लड़ने का निर्णय किया, ये अच्छा निर्णय था, लेकिन भाजपा की चाल में आ गई। भाजपा की चाल में ऐसे आई कि उन्होंने दूसरी जीत छोड़ी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। अब सारे बंगाल का इलेक्शन अब नंदीग्राम का इलेक्शन बन गया, जिसका नुकसान ममता जी को होगा। तो ये जो चाल बीजेपी की, तो उसमें ममता जी फंस गई है। इसके कारण उन्होंने भवानीपुर छोड़ के केवल नंदीग्राम से लड़ाई की, और इसके कारण सारा बंगाल का इलेक्शन नंदीग्राम पर फोकस हो गया। की बात पे माफी मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं? चुप करिए ना। नीतीश कुमार की एक्शन पे माफी मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं? आपको कुछ कहा? महिलाओं का सम्मान करना है या नहीं करना है? बीजेपी महिलाओं का अपमान हो रहा है, आप उसमें माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप देश की महिलाओं से माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? रतन शारदा, मैं ये बात कर रहा हूं कि टीएमसी की लड़ाई को ममता जी ने एक गलत दिशा में ले गई, उसका नुकसान उनको बहुत हुआ। बंगाल के अंदर वातावरण बदला, बंगाल के अंदर जो बीजेपी के लहर को तोड़ना था कॉन्फिडेंटली, वो विश्वास क्या तोड़ने के बजाय नंदीग्राम में फंस गई। मैं ये बात मानता हूँ। अभी ओवैसी हंसते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, मुझे उसमें लेना देना नहीं है। अरे जो बात की उसका समझिए जरा, इनको बात समझ नहीं आती, कोई मुस्लिम वोट के अलावा समझ नहीं आता। ममता जी की लड़ाई को बीजेपी ने कोने में दबा दिया, इसका नुकसान टीएमसी को हो रहा है, ये बात समझे आप। हाँ, रतन शारदा एक सेकंड। वारिस पठान साहब, अब वो देखो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी बात का रूबिका जी इनके पास जवाब नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा इन्होंने लगा मौलाना का जिक्र किया, मैंने इनको दो इंसान की बात बता दिया। पर मुझे ये बताइए ना कि ये जो महिलाओं के लिए सम्मान है, महिलाओं के लिए प्रेम है, वारिस पठान, ये कोई भी कहेगा उसमें महिलाओं के लिए सम्मान और प्रेम बना रहेगा ना? बिल्कुल है। फिर कोई भी मौलवी हो, वो मौलवी को मैंने भी सुना है, वो जो वहां पर टाइट जीन्स पहनकर कैसे आ जाती है, इनको शर्म आनी चाहिए, ये घर से निकलती कैसे है। वारिस पठान तब कहां थे? तब क्यों नहीं बोल रहे थे? रिप्ड जीन्स की बात भी एक ने कहा था, जरा उसके बारे में बताइए। रिप्ड जींस के बारे में किसने कहा था? एकदम जंप कर देना मौलाना साहब, रिप्ड जींस पहनना, अरे उसके बारे में बोलिए ना, उसके बारे में बोलिए ना। मैं कह रही हूँ, मैं आपका साथ दूंगी। रतन शारदा भी यही है, निखिल भी यही है, इन सब से ना मैं ये कह रही हूँ कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के साथ आप तब भी खड़े रहेंगे जब कोई दाढ़ी वाला मौलवी महिलाओं की आबरू पर सर्टिफिकेट अगर जारी करेगा तब भी आप खड़े रहेंगे हमारे साथ। कहिए, ट्रिपल तलाक के बारे में क्या कहता हो? वैसी बिल्कुल खड़े रहेंगे। मैंने कहा था कि हम नहीं मानते। कहा? अभी तो आप जब कर रहे हैं, अभी तो जब करके वारिस पठान, मेरी इज्जत है, मेरा फखर है, मेरा गुरूर है। मैं महिलाओं के साथ खड़ा रहता हूँ हमेशा। अगर कोई हमारे देश की माँ बहन बेटी के बारे में बिल्कुल महिलाओं पर पहुंच गया है, मामला बिल्कुल महिलाओं पर पहुंच गया है। बात शुरू हुई थी नंदीग्राम के संग्राम, जो देश में नारी अच्छा महिला लगा, मुझे सम्मान अच्छा की बात लगा। करते हैं, शुरुआत पाकिस्तान से हुई, खत्म हिंदुस्तान की नारी पर हो रही है। ये आप लोगों के लिए मुद्दा है, और दुआ करती हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ यहाँ हुंकार भरने के लिए ना हो। एक ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले 10 सेकंड अभिज्ञान में चाहूंगी आपसे। खुद ही आपने कंक्लूजन जो अपने ब्रेक से पहले आपने देख लिया, जरा आप देखिए ना, मैं मुस्कुरा के बस सुन रहा हूँ। यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ? शुभेंदु अधिकारी, पाकिस्तान, फटी जीन्स, महिला, वो एक वारसी साहब मौलाना को डिफेंड करने के लिए आ गया, दूसरा साइड दूसरे को डिफेंड करने के लिए आ गया। अरे क्या करना चाह रहे हैं? 2 दिन इंतजार करते हो ना? हाँ, ये मतलब सारा मैंने शुरुआत में कहा ना, ये माहौल बनाया जा रहा है, मार डालो लोग, कैसे भी ये चुनाव इतना पोलराइज हो जाए। देखिए जरा, देखते किसको कितना फायदा मिलता है, किसमें कितना है दम। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।